बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एंकर्स व्यू के साथ मैं हूँ अरीबा खान और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत को डिस्कस करते हैं। आज सियासी मंजरनामे पर जो बड़ी खबरें आई हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और बात करते हैं नैब की, क्योंकि पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है वो मजाक बन के रह गया है। नैब जो गुज़श्ता सालों में साबिक़ वज़ीर आज़म एक मुल्क के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को चोर, डाकू और लुटेरा कहता था और उन पर केसेस बनाता था, आज उसने ही अपने केसेस वापस ले लिए हैं, अपनी अपील वापस ले ली है और उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में बरी कर दिया गया है, जबकि फ्लैगशिप रेफरेंस में भी उनकी अपील के खिलाफ जो दरख्वास्त दायर की गई थी नैब की जानिब से वो भी वापस ले ली गई है। तो एहतसाब के निज़ाम के ऊपर कई सारे सवालात वक्तन फ़वक्तन उठते रहे हैं। इसी तरह साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी हैं जो वक्तन फ़वक्तन नैब को शदीद तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं। इसी पर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आपको पहले साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आज का शॉर्ट सुनवाते हैं कि उन्होंने अपने फैसले के बाद क्या रद्द अमल दिया है। आपको आप बरी हो गए? शुक्र जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उस मालिक का। उधर से मियां साहब, दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? अजीजिया में तो साबिक़ वज़ीर आज़म यही कह रहे थे कि उन्होंने अपने मामलात अल्लाह ताला पर छोड़ दिए थे और आज अल्लाह ताला ने उन्हें सुरखरू किया। इस पर मज़ीद बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ ने, और ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद होंगी फरजाना अली भी। बैरिस्टर वक़ास से पहले बात करेंगे। वक़ास, जिस तरह से आपने ये पूरी डेवलपमेंट्स यकीनन देखी होंगी आज, और नैब की कारकर्दगी पर जो सवालिया निशान वक्तन फ़वक्तन उठते रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जो मुल्क के अंदर एहतसाब का निज़ाम है वो पहले ही इतनी ज़्यादा शुकूक व शुबात का शिकार है, आज फिर से जो फैसला आया है और नैब ने जिस तरह से अपना कंडक्ट पेश किया है उस पर क्या कहेंगे? नैब के ऊपर मैं क्या बात करूं या आप क्या बात करें, जो हमारी पाकिस्तान की सबसे सुपीरियर अदालत है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उसके सर्विंग जजेस जो हैं, जिसमें मंसूर अली शाह है, यहिया फरीदी हैं और जस्टिस मकबूल बाकर जो कि फार्मर जज भी रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका हाजा साद रफ़ी के केस के अंदर 87 पेजेस का एक जजमेंट था, जिसके अंदर पूरे का पूरा नैब को चार्जशीट के तौर पे एक चार्ज किया गया और कहा गया कि नैब का अदारा जो पाकिस्तान में इंसाफ के नाम से मंसूब है, लेकिन ये पोलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए, पोलिटिकल मोटिवेटेड केसेस स्टैब्लिश करने के लिए, कंकॉक्टेड लिटिगेशन के लिए बनाया गया, ताकि आपके जो पोलिटिकल हरीफ हैं, जो मुहालिफ हैं सियासी तौर पर, उनको डिस्पर्स किया जाए, डैमेज किया जाए, डिस्टॉर्ट किया जाए। तो ये बहुत सारी जजमेंट्स हैं और जजमेंट्स के अंदर ऑब्जर्वेशन दी गई हैं वक्तन फक्तन, और नैब की जो प्रोसिक्यूशन थी, नैब की जो इन्वेस्टिगेशन थी, जो नैब के इंटेरोगेशन का प्रोसेस था, वो बहुत ज़्यादा फीबल था और सुपीरियर कोर्ट्स के सामने या पैक्स जुडिशरी के सामने वो बहुत ज़्यादा अंडरमाइन हो जाता इन इटसेल्फ। और सारे का सारा केस जो कि बिल्कुल वक़ास साहब, एवन फील्ड रेफरेंस का जो केस है वो तकरीबन 9 मंथ्स जो है वो एहतसाब अदालत में चला और 107 समातें हुई थी, और अब विद इन अ मंथ जो है नवाज शरीफ के वापस आने के बाद ये केस सॉर्ट आउट हो गया और आज कलअदम करार दे दिया गया है फैसला। बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की। देखिए, जो दो चीज़ें थी, एक तो एक जज मरहूम जज अरशद मलिक साहब थे, उन्होंने 2 नैब के रेफरेंसेस डिसाइड किए थे, फ्लैगशिप के अंदर उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया था और एट द सेम टाइम जो अल अज़ीज़िया के अंदर 7 साल सजा दी गई थी, और ये जो केस था जज मोहम्मद बशीर साहब ने डिसाइड किया था एवन फील्ड, इसमें 10 साल सजा दी थी। इस केस को आज इसमें बाइज्जत बरी कर दिया गया, और जो दूसरा केस है इनके खिलाफ सिर्फ एक ही लीगल कंस्ट्रेन है या लीगल हिंड्रेंस है, जिसके बाद ये पार्टी के सदर बनेंगे या चेयरमैन बनेंगे और उसके बाद वुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एज वेल, जो कि बज़ाहिर तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए चीज़ें अगर हम देखें पोलिटिकली हालात इनके लिए फेवरेबल, तो यही वजह थी कि जब वो तैयारे से उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे ही उनको फैसिलिटेट कर दिया जाता है, बायोमेट्रिक करवा दिया जाता है, जलसा का उतार दिया जाता है, फिर उसके बाद आपने देखा कि सारे का सारा सिस्टम ही उनके लिए फेवरेबल बन जाता है। और फिर दीगर जो जमातें जो इस चीज़ का इंडिया देती हैं, ये प्रजम्पशन, ये जम्पशन जो एस्टेब्लिश करती हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ नून लीग के लिए, हमारे लिए तो नहीं है, तो मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में 2016, 17, 18 और मौजूदा वक्त के भी सिनारियों को उठा के देख लें, जिस शख्स के लिए भी पोलिटिकल हालात फेवरेबल हैं, अदालतों के फैसले भी उसके लिए फेवरेबल नजर आते हैं। वही वजह थी कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब को उतारा गया, पनामा लीग्स में बहुत सारे लोगों के नाम थे, लेकिन एक ही शख्स को पनामा लीग में प्रोसीड किया गया। पनामा में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन हकामा में निकाल दिया गया। और फिर उस वक्त जो मंजूर नजर थे हाँ साहब, वो हाँ साहब को सादरुल
का टाइटल दे दिया गया, हालांकि हमारे जो इन द बुक ऑफ लॉ इस तरह की कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है कि हमारी सुप्रीम जुडिशरी या सुपीरियर जुडिशरी को इस तरह के टाइटल, तमगे या इम्तियाज़ात बांटती फिरे। लेकिन आज देखें वही नवाज शरीफ जिनको कल सिस्टम जो है वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी, अदालतों को भी एक आंख नहीं पाते थे, आज कैसे वक़ार साहब यानी सिस्टम की मर्जी है, जिसको अपनाना चाहे अपना ले और जिसको ना अपनाना चाहे सिस्टम से बाहर कर दे। क्योंकि जिस तरह से आपने एक पिक्चर डिपिक्ट की है उससे तो यही लग रहा है कि जब मर्जी होगी तो किसी को वापस ले आया जाएगा और अगर मर्जी नहीं है तो सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा। हमारे साथ ही मौजूद रही है तज्जियाकार आसमा वदूद साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। आसमा साहिबा, किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को आप देख रही हैं? ब्यूरो चीफ फरजाना अली भी हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से हमें ज्वाइन किया है। फरजाना, आप बताइएगा कि जो सूरत हाल बनी है, कल तक जो नैब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को चोर, डाकू, लुटेरा, करप्ट कहती थी, उनके खिलाफ केसेस बनाने पर तुली हुई थी और उन्हीं केसेस की बुनियाद पर जाहिर है जजेस ने फैसले दिए और उन्हें कन्विक्ट किया गया। ये बिल्कुल एक बहस अलग है कि फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन जो बुनियाद बनी वो तो नैब के केसेस ही बने थे और आज वही नैब पीछे हट गया है, अपनी सारी अपीलें वापस ले रहा है। किस तरह से, क्या इस पे कमेंट करेंगे आप? देखिए, आपने जो उनके नाम गिनवाए जो उनके साथ मंसूब किए गए थे मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, जो कि 2 वक्त के वजीर आजम भी रह चुके हैं और एक बहुत अहम और सीनियर सियासतदान भी है, लेकिन साथ ही साथ उन्हें सिसिलियन माफिया जैसे लफ्ज भी इस्तेमाल किए गए, जो कि बिल्कुल मतलब उस वक्त जब ये चीजें सामने आई थी तो हैरान रह जाती थी अकल कि ये क्या हो रहा है। और आज फिर वो सारी चीजें जिस तरह से रिवर्स की जा रही हैं, उससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में जो एहतसाब का निज़ाम है उसमें वो कहाँ से बनता है और क्या होता है और किस लिए बनाया जाता है। आप अब हमारे खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल दे दें, एहतसाब कमीशन बना, लेकिन जब बात आ गई खुद फरजाना, ये तो चले सिस्टम की बात हो गई। आपसे दूसरी तरफ ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि वक्त मुख्तसर है, पीटीआई के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि धड़ेबंदी दिखाई दे रही है या पीटीआई अंदरूनी खलफशार का शिकार नजर आ रही है, क्योंकि कल जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई से मुताल्लिक खबर आई कि वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और फिर उसके बाद तर्जुमान की वजाहत आ गई कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आज फिर बैरिस्टर अली जफर ने भी उसकी जो बात है वो सामने रखी है कि क्या असल सूरत हाल है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये रिफ्लेक्शन आपको पख्तूनख्वा में भी नजर आएगी कि जब शेर अफजल मरवत साहब ने जो ऑडियो उनकी लीक हुई है उससे भी पता चलता है कि विद इन लीडर, खासतौर पर वो लीडर जो अंडरग्राउंड है और जो सामने है, उनके दरमियान बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वहाँ पे भी बात तो शेर अफजल मरवत ने ही शुरू की थी, आपको पता होगा नायब सदर है पीटीआई के, आजकल मरकजी नायब सदर है, और यहाँ पे भी सिचुएशन वही हो रही है कि उनके कुछ जुमले सामने आ जाते हैं, फिर किसी लीडर के कोई और जुमले सामने आ जाते हैं, तो जिससे अंदाजा होता है कि इस वक्त देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है। तो पीटीआई भी अंदरूनी खलफशार का शिकार दिखाई देती है, इस पर हमें बात कर रही थी, तजिया दे रही थी और फरजाना अली, बैरिस्टर वकास अब्रेज भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।